स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टियान बाई के बारे में अपने मास्टर को सब कुछ बता देता है। उसी वक्त तियानजुन हॉल के मास्टर के पास वही अनजान बंदा आता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इस हद तक गिर जाएंगे। तियानजुन हॉल का मास्टर जानलू गुस्से में भरा हुआ है। वो साफ कहता है कि मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं उनसे अपना बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर जानलू वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी वो बंदा पीछे से एक शैतानी मुस्कुराहट देता है। दूसरी तरफ चेंग आराम कर रहा होता है। तभी मिस्टीना उससे मिलने आती हैं। यहाँ पता चलता है कि चेंग पिछले 2 दिनों से बेहोश था और अब जाकर उसे होश आया है। माहौल थोड़ा लाइट होता है जब टीना की स्पिरिट वेपन बीच में आकर उन्हें छेड़ने लगती है और कहती है कि लगता है आप दोनों यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सुनते ही टीना शर्म के मारे ऑकवर्ड हो जाती है। होश में आते ही चेंग का पूरा ध्यान अपनी ताकत पर होता है। वो अपनी डिफेंस पावर को इम्प्रूव करने की प्लानिंग ही कर रहा होता है कि तभी जियान भागा भागा आता है और खबर देता है कि जानलू अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच चुका है। ये सुनते ही चेंग फौरन बिस्तर से उठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ। जानलू सामने खड़ा होकर सीधा चैलेंज करता है कि अपने वेपन बाई को बाहर निकालो, आज मैं उसका खेल खत्म करने आया हूँ। जानलू यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो सिर्फ बाई से मुकाबला करने आया है। जानलू की स्पिरिट पावर इतनी ज्यादा है कि आसपास का मौसम भारी हो जाता है और मिस्टी मैन दूर खड़ा होकर इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा होता है। बाई अपनी शक्तियों से एक वेपन तैयार करके जानलू पर वार करता है, लेकिन जानलू की तलवार उस हमले को काट देती है। वो इतना तेज है कि पलक झपकते ही बाई के पीछे पहुंच जाता है और उसकी रफ्तार बाई पर भारी पड़ने लगती है। मिस्ट्री मैन बताता है कि जानलू की तलवार कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि वो स्पेस और टाइम तक को काट सकती है। इस खतरनाक टेक्निक का नाम है कसाना स्किल। ये स्किल इतनी पावरफुल है कि अगर जानलू जख्मी भी हो जाए तो वो वक्त में कुछ मिनट पीछे जाकर अपने जख्म को हील कर सकता है। बाई उसके एक भयानक हमले को रोक तो लेता है, लेकिन वो खुद को जख्मी होने से नहीं बचा पाता। हालांकि जानलू भी अब समझ चुका है कि बाई कोई मामूली योद्धा नहीं है, बल्कि उन सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनसे वो आज तक लड़ा है। दूसरी तरफ मिस टीना के बाकी वेपन्स अपने मिशंस में बिजी हैं। वहीं बैटल ग्राउंड पर बाई बड़ी मुश्किल से जैन लू के लगातार हमलों से खुद को बचा रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि एक प्लानिंग का हिस्सा था। एक खास फॉर्मेशन तैयार किया गया है और जैसे ही अरेंजमेंट्स पूरे होते हैं, हर तरफ से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। चैंग अपनी इनर पावर पर फोकस करता है और इस रिचुअल के पूरे होते ही बाई की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब बाई जैनलू के उन हमलों को बड़ी आसानी से रोकने लगता है जो पहले उसे जख्मी कर रहे थे। ये देखकर मिस्ट्री मैन परेशान हो जाता है और जैनलू की मदद करने के लिए सीधा चैंग पर अटैक कर देता है। पर तभी चैंग के अंदर से एक अजीब और ताकतवर एनर्जी निकलती है जो मिस्ट्री मैन को पीछे फेंक देती है। चैंग ने यहाँ अपनी एक नई पावर एक्टिवेट कर ली है जिसे हार्मनी इंस्टॉलेशन कहते हैं, यानी अब वो अपने वेपन जिए हुआ के साथ पूरी तरह जुड़ चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब चैंग बताता है कि उसे पहले से ही शक था कि ये मिस्ट्री मैन और जैन लू मिले हुए हैं। जब मिस टीना ने चैंग को अपने घर बुलाया था, तभी उसने नोटिस कर लिया था कि इस मिस्ट्री मैन की हरकतें कुछ अजीब हैं। जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो मिस्ट्री मैन, जिसे हम अब मिस्टर ही कहेंगे, घबरा जाता है। तभी टियान सामने आकर बताता है कि मास्टर, इसने हमें धोखा दिया है। हमला करने का कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन इसने झूठ बोलकर हमसे हमला करवाया है। हालांकि टियान अब भी यही कहता है कि उसने अपनी आंखों से बाई को नोलन का खून करते देखा था। पर तभी जैन लू असलियत बताता है और मिस्टर यी से कहता है, मिस्टर यी, आप इल्यूजन्स यानी वहम क्रिएट करने में काफी एक्सपर्ट हैं। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि मिस्टर यी सबको बेवकूफ बना रहा था। मिस्टर यी हंसते हुए मानता है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। चैंग उस पर हमला करता है, मगर एक बैरियर उसे बचा लेता है। तभी वहां चिन और उसका वेपन आते हैं जो सबको खत्म करने के इरादे से आए हैं। इस बीच जैन लू के पास एक पुराना क्रिस्टल होता है जो बाई का ही एक हिस्सा था। वो ये क्रिस्टल बाई को वापस कर देता है। जैसे ही ये क्रिस्टल बाई की बॉडी में जाता है, उसे अपनी पुरानी यादों की एक झलक दिखती है जिसमें एक अनजान बंदा नजर आता है। बाई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी पूरी ताकत के साथ चिन और उसके वेपन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। चैंग यहाँ चिन को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है कि ये मिस्टर यी उसका सिर्फ फायदा उठा रहा है, लेकिन चिन का वेपन किसी की नहीं सुनता और साफ कह देता है कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। अगले ही पल चिन का ये वेपन तियानजिन हॉल के मेंबर्स पर टूट पड़ता है और उन्हें दूर फेंकने के बाद सीधा जानलू पर हमला कर देता है। जानलू यहाँ अपना सबसे पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, मगर उस वेपन का बाल भी बांका नहीं होता। तियानजिन हॉल के सभी वॉरियर्स अब एक साथ होकर एक भयानक कंबाइंड अटैक करते हैं। ये हमला बेहद ताकतवर था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इससे भी उस वेपन को कोई फर्क नहीं पड़ा।
हालात बिगड़ते देख टीना तुरंत अपने वेपन्स के साथ हार्मनी इंस्टॉलेशन कर लेती है। अब बाई और चैंग एक साथ मिलकर चिन के वेपन का मुकाबला करने उतरते हैं। वो उस पर कई बार हमले करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उस वेपन यानी ताइशू को बस एक हल्की सी खरोच आती है। ताइशू अब फैसला करता है कि वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। वो एक रहस्यमयी पोर्टल क्रिएट करता है और सबको उसके अंदर खींच लेता है। सब देखते हैं कि वो एक अलग ही डिमेंशन में आ चुके हैं। ये ताइशू का अपना खुद का डोमेन है, क्योंकि वो एक होली वेपन है। टीना जब उस पर हमला करने जाती है तो उसका अटैक ताइशू को टच तक नहीं कर पाता। असल में ताइशू के इस डिमेंशन में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताइशू वहां तबाही मचाने लगता है और किसी को समझ नहीं आता कि इसे कैसे हराएं। चिन ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा ये हार्मनी इंस्टॉलेशन अब किसी काम नहीं आ रहा? ये सब देखकर मोई यी समझ जाती है कि अब उसे ही चिन को समझाना होगा। बाकी सब लोग ताइशू का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमले शुरू कर देते हैं, ताकि मोई यी बिना रुके चिन तक पहुंच सके। दूसरी तरफ ताइशू अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि मोई यी चिन के पास पहुंच गई है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। चिन गुस्से में मोई यी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राजा भी हूं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि पिछले जन्म में चिन और किंगचू एक साथ मरे थे, जिस वजह से उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गई हैं और उनका पुनर्जन्म यानी रीइंकारनेट एक साथ हुआ है। अब चिन अपनी ही मां की शक्तियों पर काबू पाने लगता है। ताइशू लगातार उन पर भयानक हमले किए जा रहा है, जिस वजह से हर कोई बुरी तरह जख्मी है। चैंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका हार्मनी इंस्टॉलेशन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिन अपनी ही मां की शक्तियों को चुराकर उन्हें वहीं मौत के मुंह में छोड़ देता है। अब चिन के अंदर मौजूद किंगचू की शैतानी आत्मा ताइशू को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगती है। ये एक जबरदस्ती किया गया हार्मनी इंस्टॉलेशन था, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि ताइशू का अपना बनाया हुआ डायमेंशन ही चकनाचूर हो जाता है। सब लोग उस डायमेंशन से बाहर आ गिरते हैं। अब चिन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खौफनाक हो चुका है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि उसके सामने खड़ा भी हो सके, लेकिन चेंग हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि हमें इसे हर हाल में रोकना होगा, वरना कई मासूम लोग मारे जाएंगे। चेंग की ये बात सुनते ही बाई के जहन में फिर से उस अनजान शख्स की झलक आती है जिसे वो पहले देख चुका है। अगले ही पल पूरा त्यांजुन हॉल एक साथ होकर चिन पर हमला बोल देता है, मगर चिन उनके अटैक्स को एक झटके में रोक लेता है। जब तक त्यांजुन हॉल के लोग चिन को उलझा रहे थे, तब तक चैंग और बाई ने अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया। वो दोनों एक बार फिर से जुड़कर हार्मनी इंस्टॉलेशन एक्टिवेट करते हैं। ये देखकर चिन आग बबूला हो जाता है और उन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर इस बार चैंग और बाई ने उसके हमले को ना सिर्फ रोका, बल्कि उसे एब्जॉर्ब करके वापस चिन की तरफ ही मोड़ दिया। अपने ही हमले से चिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इससे पहले कि चिन संभल पाए, चैंग और बाई एक और फाइनल हमले की तैयारी करते हैं। चिन उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके अंदर की असली आत्मा हरकत में आती है और किंगचू को रोक लेती है। इसका फायदा उठाते हुए चैंग और बाई का वो खतरनाक अटैक सीधा किंगचू पर लगता है और वो हार जाता है। अगले ही पल चिन का शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब बस उसकी आत्मा बचती है, जो धीरे धीरे गायब हो रही है। यहाँ हमें चिन की दर्दनाक सच्चाई पता चलती है, कैसे उसके जन्म के बाद किंगचू ने उसके पिता को मरवा दिया और उसकी माँ भी उसे बचाते हुए शहीद हो गई। अब सब कुछ खत्म होने के बाद जब चिन की आत्मा अपने माँ बाप के पास जाने की कोशिश करती है, तो ताइशू और वो मिस्ट्री मैन उसे रोकने लगते हैं। इतना ही नहीं, किंगचू की रूह भी चिन को काले अंधेरे में ढकेल रही होती है, लेकिन एंड में उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स की आत्माएं वहां आ जाती हैं। चिन ने इस दुनिया से खुशी खुशी विदा ली, बस दिल में ये उम्मीद लेकर कि शायद अगले जन्म में वो अपने माँ बाप से मिल पाएगा। सीन शिफ्ट होता है चैंग के घर पर, जहां उसकी माँ के पास वही रहस्यमयी मिस्ट्री मैन आता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चैंग की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। छिन से लड़ाई खत्म होते ही मिस टीना को कॉल करके ये खबर दी गई थी, जिसके बाद चैंग बिना देर किए हॉस्पिटल पहुंचता है। अपनी मां को बेहोश देखकर चैंग पूरी तरह टूट जाता है। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, तो वो हल्की सी आंखें खोलकर बस इतना कह पाती हैं, चैंग अपने पिता को बचा लो। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन माहौल काफी टेंस है। बाई को पूरा यकीन है कि ये सारी साजिश उस मिस्ट्री मैन यी हुई की ही है। अगर उसे जल्दी नहीं ढूंढा गया तो कुछ बहुत अनर्थ हो सकता है। लेकिन चैंग इस वक्त गुस्से से भरा हुआ है। वो बाई पर चिल्ला पड़ता है, तुम्हें अब भी इस ट्रायल की फिक्र है? मैंने आज तक जितने वेपन्स देखे हैं, सब में थोड़ी बहुत फीलिंग्स थीं। तुम्हारे अंदर तो जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं है। बाई बड़ी ठंडी आवाज में जवाब देता है, इमोशंस इंसान को कमजोर बना देते हैं। ये सुनते ही चैंग का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है, तुम्हें फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस वक्त किस दर्द से गुजर रहा हूँ। क्या तुमने कभी किसी अपने को खोया है? चैंग की ये बात सुनकर बाई के अंदर एक अजीब सी कसक उठती है। उसके दिमाग में फिर से उसी अनजान शख्स की धुंधली सी तस्वीर आती है। बाई बस इतना कहकर वहां से निकल जाता है। चैंग, होश में आओ और एक सही फैसला लो। बाहर जाकर बाई आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से एक नाम पुकारता है, टाई। वहीं मिस टीना और तियानजुन हॉल के मास्टर के बीच बातचीत हो रही है, मगर टीना का दिमाग अब भी चैंग की फिक्र में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ जिए हुआ काफी उदास बैठी होती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अपने मास्टर की कोई मदद नहीं कर पा रही। तभी टीना का एक वेपन उसके पास आता है और उसे हौसला देते हुए कहता है, अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम बहुत बहादुर हो और तुम्हारे दोनों मास्टर्स को तुम पर गर्व होगा। ये सुनकर जिए हुआ के अंदर एक नया जोश भर जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, मैं सबसे ताकतवर बनूंगी और बाकी सारे वेपन्स को हरा दूंगी ताकि मेरे मास्टर्स को मुझ पर नाज हो। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि चैंग अकेला बैठा है। तभी मिस टीना उसके पास आती हैं उससे बात करने के लिए। वो बताती है कि उनकी माँ एक बहुत बड़े और अमीर खानदान से थीं, जिस वजह से उन्हें घर का कोई काम, यहाँ तक कि खाना बनाना भी नहीं आता था। लेकिन अपने परिवार के लिए उन्होंने हर चीज़ सीखी और दिन रात मेहनत की। अफसोस, एक दिन उनकी मौत हो गई। टीना चैंग का हाथ थामकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रहे हो। दूसरी तरफ बाई अपनी धुंधली यादों को समेटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां जैनलू आ जाता है। वो थोड़े हल्के मूड में कहता है, तुम कॉफी पी रहे हो, मुझे तो जूस ज्यादा पसंद है। जैनलू बातों बातों में अपने एक पालतू बिल्लौटे यानी कैट का जिक्र करता है, जो बहुत चालाक और क्यूट है। वो बताता है कि जब भी वो किसी जंग पर निकलने वाला होता है, वो बिल्लौटा हमेशा उसके पास आकर जताता है कि वो उसके साथ है। जैनलू बाई को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इस वक्त अपने मास्टर को और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बाई काफी परेशान है। वो कहता है कि मेरे पास्ट की यादों के साए मुझे घेर रहे हैं और मैं उनमें उलझता जा रहा हूँ। इसके बाद बाई चैंग से बात करने के लिए निकलता है। जब वो चैंग और टीना को साथ देखता है तो उसे उन दोनों में दो बिल्कुल अलग शख्सियत नजर आती हैं। टीना बाई को देखकर वहां से हट जाती है ताकि दोनों आराम से बात कर सकें। चैंग बात की शुरुआत एक माफी से करता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। मैं बस अपनी माँ की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। बाई उसका दर्द समझता है और कहता है कि जिसने भी उनके साथ ये किया है वो इसकी बहुत भारी कीमत चुकाएगा। लेकिन तभी अचानक बाई के सिर में तेज दर्द उठता है। उसे फिर से चैंग के अंदर वही रहस्यमय शख्स नजर आता है। चैंग फौरन बाई को सहारा देता है। बाई संभलते हुए कहता है कि वो ठीक है, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। यहाँ हमें उन दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत और गहरा बॉन्ड यानी रिश्ता दिखाया जाता है, जो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बाई की यादों के जरिए एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठता है। हमें पता चलता है ईस्ट एम्परर टाई के बारे में, जिन्हें स्पिरिट वेपन्स का राजा कहा जाता था। बाई असल में उन्हीं का वेपन था। मास्टर और वेपन होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के सबसे पक्के दोस्त यानी जिगरी यार थे। लेकिन एक दिन उनकी दुनिया पर एक भयानक कयामत यानी अपोकलिप्स टूट पड़ी, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। टाई और बाई ने मिलकर उस मुसीबत का सामना किया और आखिर में टाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कयामत को हमेशा के लिए सील कर दिया। बाई उस लड़ाई में इतना जख्मी हुआ कि उसके जिस्म के हजारों टुकड़े हो गए और वो हर जगह बिखर गया। सबसे दुख की बात यह थी कि उसने अपने सबसे पक्के दोस्त ताई को हमेशा के लिए खो दिया। आज इतने सालों बाद बाई को वही सारी दर्दनाक यादें एक एक करके याद आ रही हैं। अगले सीन में हम सभी को एक साथ देखते हैं। अब ये सब मिलकर उस मिस्ट्री मैन यी हुई को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। इन्हें अब समझ आ चुका है कि अब तक जितने भी हमले हुए और जितने भी गलतफहमियां पैदा हुई, उन सब के पीछे वही दोगले यी हुई का हाथ था। लेकिन अब ये सब मिलकर उसका खात्मा करेंगे। जैनलू को अपने सीक्रेट सोर्सेज से पता चलता है कि यी हुई इन्हीं गुफाओं यानी केव्स में कहीं छुपा बैठा है। ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले बाई चेंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी अचानक मिस टीना का पैर एक हिडन ट्रैप पर पड़ जाता है और उन पर हमला होता है, मगर जैनलू सही वक्त पर सबको बचा लेता है। तभी उनके सामने वही मिस्ट्री मैन प्रकट होता है। उसने चेंग के पिता को किडनैप करके बंदी बनाया हुआ था। ये हुई धमकी देता है, अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे बाप की जान चली जाएगी। इतना कहकर ये हुई एक पोर्टल के जरिए निकल जाता है और चेंग और बाई भी बिना सोचे उसके पीछे कूद पड़ते हैं, लेकिन पोर्टल उन्हें अलग कर देता है। बाई एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से स्पिरिट वेपन्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेंग एक ऐसी खौफनाक जगह पर आ जाता है जो बिल्कुल नरक यानी हेल जैसी लग रही थी। ये हुई हंसते हुए कहता है, लगता है तेरा वेपन तेरा साथ नहीं दे पाया,
पर फिक्र मत कर, जब तक वो आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर 1000 साल में आने वाली तबाही एक बार फिर इस दुनिया पर दस्तक देने वाली है। बाई को एहसास हो जाता है कि चेंग की जान बहुत बड़े खतरे में है। वहीं ये हुई चेंग को लालच देता है, अगर तुम मुझे अपना वेपन दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन चेंग साफ मना कर देता है। तभी वहां बाई की एंट्री होती है। बाई आते ही एक जोरदार हमला करता है, जिससे यी हुई का मास्क टूटकर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। यी हुई का चेहरा बिल्कुल बाई जैसा लग रहा था। तब पता चलता है कि उस पुरानी जंग में जब बाई के टुकड़े हुए थे तो यी हुई भी उसी का एक हिस्सा था। ये बाई का ही डार्क हाफ है, जिसका मतलब ये है कि दोनों की ताकत एक बराबर है। यी हुई का असली मकसद बाई को पूरी तरह अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है, ताकि वो अपनी ताकत को हद से ज्यादा बढ़ा सके। बाय उसे साफ कह देता है, मैं तेरे इन गंदे इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। लेकिन ये हुई हंसते हुए कहता है कि ये फैसला तेरा सबसे बड़ा धोखा होगा, और वो बाय को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यहाँ एक पुराना राज खुलता है। बहुत साल पहले बाय पर कुछ झूठे इल्जाम लगाए गए थे, जिस वजह से ताय को ना चाहते हुए भी बाय को एक होली पनिशमेंट देनी पड़ी और उसकी पावर्स को सील कर दिया गया। ये हुई बाय का दिमाग घुमाने की कोशिश करता है और कहता है, देखा, ताय कभी तेरा दोस्त था ही नहीं, उसने तो तुझे सिर्फ सजा दी। ये सुनते ही बाय गुस्से में ये हुई पर टूट पड़ता है, लेकिन ये हुई उसे एक फॉर्मेशन में कैद करके उस पर बिजलियों यानी लाइटनिंग से हमला शुरू कर देता है। वो चैंग को भी इसी दर्दनाक अटैक का शिकार बनाता है। दूसरी तरफ जानलू और बाकी सब चैंग और बाय को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने ये हुई की एक पूरी फौज आ जाती है, लेकिन हमारे हीरोज भी कम नहीं है। वो सब मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं और अपने पावरफुल अटैक से उन सबका किस्सा वहीं खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यी हुई बाय और चैंग को बेहिसाब तकलीफ पहुंचा रहा था। वो सारा दोष चैंग पर मारता है और कहता है, तेरी वजह से तेरे दोस्त हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं, अब भी वक्त है, अपना वेपन मुझे दे दे और जान बचा ले। चैंग साफ इनकार कर देता है और वो दोनों एक साथ मिलकर हारमनी इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये कनेक्शन बीच में ही टूट जाता है और दोनों दूर जा गिरते हैं। ये हुई ये देखकर बहुत खुश होता है। वो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देता है, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहे थे। असल में हारमनी इंस्टॉलेशन के लिए मास्टर और वेपन का एक दूसरे पर 100% भरोसा होना जरूरी है, लेकिन बाय और चैंग के बीच अभी वो गहरा रिश्ता बना ही नहीं था। ये हुई बाय को उठाकर जमीन पर दे मारता है और उसके चेहरे पर लात रखकर कहता है, खुद को होली वेपन कहते हो, अपनी हालत देखो, तुम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो। बाय दर्द में भी चिल्लाता है, मेरा सिर्फ एक ही मास्टर है और उसका नाम ताय है। लेकिन तभी ये हुई उसे उसके पास्ट की उन यादों में धकेल देता है जिसे बाय भुलाना चाहता था। हम देखते हैं कि बचपन में बाय के साथ कैसा बुरा सलूक होता था। उसके गांव में उसके साथ भेदभाव किया जाता, लोग उसे तंग करते और उसकी मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आता था। बाई उन पहाड़ों पर सिर्फ इसलिए चला गया था ताकि वो दुनिया से दूर अकेला सुकून से रह सके। ये तब की बात है जब ताई ने बाई की सारी पावर्स सील कर दी थीं और उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन तभी उस दुनिया पर कयामत का दिन आ गया। बाई सब भुलाकर भागते हुए ताई के महल पहुंचता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन जब ताई सामने आता है तो पता चलता है कि वो मर चुका है। ताई की मौत देखकर बाई पूरी तरह टूट जाता है और उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वहीं से दो बड़े हिस्से निकलते हैं, एक अच्छाई और दूसरा बुराई। प्रेजेंट में ये हुई वही नफरत याद दिलाता है, उसने हमें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन आज हम फिर एक होकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में कर सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं। ये हुई अब बाई पर अपना कब्जा शुरू करता है और चेंग से कहता है कि अब तो इसका मास्टर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जन लू और बाकी सब तेजी से चेंग और बाई की तरफ भाग रहे हैं, मगर तब तक देर हो रही है। बाई एक गहरे काले गड्ढे में धंसने लगता है। चेंग घबराकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो यी हुई कहता है, मैं तुम दोनों के बीच का बॉन्ड रिश्ता खत्म कर रहा हूं ताकि बाई हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाए। चेंग यी हुई को रोकने के लिए उसका पैर पकड़ लेता है, मगर यी हुई उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इतनी चोट लगने के बाद भी चेंग हार नहीं मानता और रेंगते हुए बाई के पास जाता है। बाई धीरे धीरे अपना होश खो रहा है। यी हुई हंसता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर चेंग चिल्लाकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बाई खुद को एक अंधेरी और सुनसान जगह पर पाता है। उसे लगता है कि वो फिर से अकेला रह गया है और किसी को उसकी परवाह नहीं है। वो उस अंधेरे में डूबने ही वाला होता है कि तभी वहां चेंग पहुंच जाता है। चेंग उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाई रोते हुए कहता है, ताई ने भी यही कहा था, पर आखिर में मैं उसके लिए सिर्फ एक हथियार ही तो था।
चैंग उसे समझाता है, तो क्या हुआ अगर तुम एक वेपन हो? तुम मेरे दोस्त हो, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हारे मास्टर ताई ने भी तुम्हें किसी बड़ी वजह से ही छोड़ा होगा। चैंग पूरी जान लगाकर बाई को उस अंधेरे से बाहर खींचने लगता है। तभी अचानक बाई को उस अंधेरे में ताई नजर आता है। जो चमत्कार वहां हो रहा था, उसे देखकर यी हुई के भी होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल मैदान में इतना भयानक प्रेशर क्रिएट होता है कि ये हुई दूर जा गिरता है। अब हम देखते हैं चैंग और बाई का असली हार्मनी इंस्टॉलेशन। उनके बीच का बॉन्ड अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और अटूट हो चुका है। ये हुई बौखलाकर अपने वेपन से उन पर हमला करता है, लेकिन अब उसके अटैक्स का इन दोनों पर कोई असर नहीं होता। चैंग और बाई मिलकर यी हुई के वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उस पर एक ऐसा काउंटर अटैक करते हैं कि वो संभल ही नहीं पाता। इनकी कंबाइंड पावर के सामने यी हुई की एक नहीं चलती, और आखिर में एक मेगा पावरफुल अटैक से वो यी हुई को पूरी तरह हरा देते हैं। लड़ाई खत्म होते ही दोनों बुरी तरह थक चुके होते हैं और उनका हार्मनी इंस्टॉलेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। बाई चैंग से कहता है, इसे मैं देख लूंगा, तुम जाओ और अपने पिता को बचाओ। चैंग के जाने के बाद जख्मी यी हुई पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इंसान भरोसे के लायक है? बाई बिना हिचकिचाए जवाब देता है, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, पर मुझे चैंग और ताई पर पूरा यकीन है। इतना कहकर यी हुई गायब होने लगता है और बाई के अंदर समा जाता है, जिससे बाई अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ चैंग अपने पिता को बचा तो लेता है, लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब और खौफनाक होता है। चैंग के पिता अचानक उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। चैंग हैरानी से पूछता है, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उनके दिमाग पर किसी डिमोनिक पावर का कब्जा था। वो एक डिमोनिक स्वॉर्ड समन करते हैं और सीधा चैंग पर जानलेवा हमला कर देते हैं। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के रेस्ट एरिया की तरफ, जहां मो यी और मिस्टीना बात ले रही हैं। वो बातचीत कर रही हैं कि चैंग के पिता का वो नया वेपन कितना अजीब और हद से ज़्यादा ताकतवर था। टीना फिक्र में है कि चैंग आगे इन सब मुश्किलों का सामना कैसे करेगा। तभी एक मेड भागी हुई आती है और खबर देती है कि चैंग, जिए हुआ और बाई अपने कमरों में नहीं है। टीना फौरन उन्हें ढूंढने निकलने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिए हुआ को खून पसीना बहाकर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो खुद को इतना ताकतवर बनाना चाहती है कि फिर कभी ऐसे लाचार महसूस न करे। उसे वही मंजर याद आ रहा है जब चैंग के पिता उसे खत्म करने वाले थे, और अगर वो सब सही वक्त पर वहां ना पहुंचते तो चैंग आज जिंदा नहीं होता। चैंग अब भी अपने पिता से वही सवाल कर रहा है कि उन्हें क्या हो गया है, जबकि जिए हुआ अपनी पूरी जान लगाकर चैंग को उनके हमलों से प्रोटेक्ट कर रही है। चैंग के पिता की पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिए हुआ पीछे खिसकने लगती है। अगले ही पल पूरी जगह ढलने लगती है, क्योंकि ये पूरा एरिया ढलते हुए लावा के ऊपर बना था, जो अब किसी भी वक्त तबाह होने वाला है। तभी चैंग के पिता अपनी तलवार से एक भयानक स्लैश मारते हैं और एक चट्टान के दो टुकड़े कर देते हैं। चैंग अपने पिता की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर बाई उसे रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ चैंग, ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। चैंग को कुछ समझ नहीं आता कि बाई ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उसके पिता एक खौफनाक आवाज में कहते हैं, आज तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर मेरे रास्ते में आए तो कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो एक पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाते हैं। बाद में चैंग और बाई उसके पुराने घर पहुंचते हैं। चैंग वहां कुछ सबूत यानी क्लूज ढूंढ रहा है, ताकि पता चल सके कि उसके पिता को अचानक हुआ क्या। ढूंढते ढूंढते उसे जमीन पर अपने डैड की वेडिंग रिंग मिलती है। चैंग हैरान है कि ये अंगूठी यहाँ ऐसे क्यों पड़ी थी। बाई उस रिंग को गौर से देखता है और कहता है, क्या ये सच में तुम्हारे पिता की है? मुझे इसमें से वही अजीब स्पिरिट पावर महसूस हो रही है जिसने तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाया था। बाई खुलासा करता है कि उसे हॉस्पिटल में भी बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी महसूस हुई थी। चैंग के होश उड़ जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी माँ की ये हालत मेरे पिता ने की है? तभी हमें पास्ट का एक भयानक सीन दिखाया जाता है। रात के अंधेरे में एक नकाबपोश बंदा चैंग की माँ के कमरे में दाखिल होता है। वो डर जाती हैं और खुद को बचाने के लिए उस पर हमला करती हैं। वो शख्स कोई और नहीं, चैंग के पिता ही हैं। उनके साथ एक रहस्यमयी स्पिरिट वेपन होता है जो उन्हें कुछ इशारा करता है, और अगले ही पल वो अपनी ही पत्नी का गला घोटने लगते हैं। उन्हें अधमरी हालत में छोड़कर वो वहां पागलों की तरह हंसने लगते हैं। उनके जाने के बाद ही वहां यी हुई आया था। बाई ये सब चैंग को समझाते हुए कहता है, मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, पर सारे इशारे इसी तरफ हैं। बेचारा चैंग, उसका हंसता खेलता परिवार एक ही झटके में बिखर गया। वो दुख में डूबा हुआ है, लेकिन अपने पिता की इस हरकत ने अब उसके अंदर एक आग जला दी है। सीन शिफ्ट होता है एक चमचमाती पार्टी की तरफ, जहां कोई बड़ा म्यूजिक इवेंट या संगीत समारोह चल रहा है। पार्टी का माहौल एकदम से बदल जाता है जब अचानक वहां की सारी लाइट्स चली जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आती है, सबके होश उड़ जाते हैं।
चेंग के पिता स्टेज पर खड़े थे। जो सिंगर वहां परफॉर्म कर रहा था वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, अंकल प्लीज आप नीचे उतर जाइए, मेरा कॉन्सर्ट चल रहा है। लेकिन चेंग के पिता बस एक ठंडी नजर से उस सिंगर को घूरते हैं और अगले ही पल उस सिंगर के सीने में इतना तेज दर्द उठता है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। तभी धीमे कदमों के साथ एक और रहस्यमयी शख्स वहां दाखिल होता है। उसके आते ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। ये कोई इंसान नहीं बल्कि चेंग के पिता का खौफनाक स्पिरिट वेपन है, जो वहां मौजूद हर किसी की स्पिरिट पावर को निचोड़ रहा या कंज्यूम कर रहा था। चेंग के पिता एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? वो वेपन जवाब देता है, बहुत खूब, जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया टायरफिंग। दूसरी तरफ बाई और चेंग पूरी रफ्तार से उस तरफ भाग रहे हैं। चेंग समझ चुका है कि टायरफिंग इतना ताकतवर वेपन है कि उसे जिंदा रहने के लिए बेहिसाब स्पिरिट पावर चाहिए होगी, और अगर उसे ढूंढना है तो बस उसकी एनर्जी को सेंस करना काफी है। तभी वहां मिस टीना और बाकी सब पहुंच जाते हैं। जिए हुआ घबराकर सीधा चेंग से लिपट जाती है। टीना थोड़ा गुस्से और फिक्र में पूछती है, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? चेंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक भयानक धमाका होता है। ये टायरफिंग की बेहिसाब स्पिरिट पावर का असर था। सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड की तरफ। जानलुक गुस्से में चिल्लाता है, चारों तरफ सिर्फ स्पिरिट पावर की बू आ रही है, तूने यहाँ के लोगों के साथ क्या किया? हम देखते हैं कि वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा, शायद वो सब मारे जा चुके हैं। जानलू कहता है, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? टायरफिंग एक ठंडी हंसी के साथ जवाब देती है, यही तो कुदरत का नियम है, जो ताकतवर है वो जिएगा और कमजोर मिटा दिया जाएगा। टायरफिंग लगातार जानलू पर हमले करती है और उस पर भारी पड़ने लगती है। जानलू की मदद के लिए उसके साथी वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की टायरफिंग पर अटैक करने की कोशिश करती है, टायरफिंग पलक झपकते ही उसका हाथ तोड़ देती है और उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है। तभी उसकी जान बचाने के लिए वहां किशन एंट्री मारता है, लेकिन टायरफिंग किशन के हमले को किसी खिलौने की तरह रोक लेती है। अगले ही पल वो किशन पर एक पलटवार करती है, जो उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। टायरफिंग किसी पागल की तरह चिल्लाकर कहती है, मुझे और भी ज्यादा स्पिरिट पावर चाहिए। वो चेंग के पिता की तरफ देखकर पूछती है, क्या मैं इन सबको खत्म करके इनकी पावर खा सकती हूँ? चेंग के पिता एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इस दुनिया की सारी स्पिरिट पावर अब तुम्हारी ही है। आखिर तुम ही तो इस दुनिया की नई महारानी हो। टायरफिंग अब जानलू का खेल खत्म करने ही वाली थी कि तभी वहां चेंग अपने साथियों के साथ एंट्री मारता है। ये देखकर टायरफिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो कहती है, लो और भी ताज़ा खाना आ गया। चेंग अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर असलियत पूछता है कि वो इस तियानगांग ट्रायल का हिस्सा क्यों बने। तभी वो बताती है कि वो एक स्पिरिट वॉरियर होने के साथ साथ शांगयान सेना के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वो कहते हैं, जब तुम पैदा हुए तो मैं बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर तो कोई स्पिरिट पावर नहीं है, तुम मेरे वारिस बनने के लायक ही नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी सच्चाई तुमसे और तुम्हारी माँ से छुपाई। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, मुझे समझ आने लगा कि तुम ईस्ट एम्परर टाई के री इनकारनेशन हो। मैंने बहुत कोशिश की तुम कभी स्पिरिट वॉरियर ना बन सको, लेकिन तुमने तो पहली ही बार में एक होली वेपन बाई को समन कर लिया। वो आगे बताते हैं कि वो होली वेपन उनका होना चाहिए था। अगर उनके पास वो और टायरफिंग दोनों होते तो वो दुनिया पर आने वाली कयामत को हराकर पूरी दुनिया पर राज करते। उन्होंने ही प्लान बनाया था कि ये हुई बाई को एब्जॉर्ब कर ले ताकि वो उनके इशारों पर नाचे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को ये हुई से पकड़वाया था, लेकिन चेंग ने सब बर्बाद कर दिया। चेंग गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन आपने माँ के साथ ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, मिस टीना गुस्से में हार्मोनी इंस्टॉलेशन एक्टिवेट कर लेती हैं, क्योंकि टायरफिंग ने कई मासूमों की जान ली थी। टीना एक भयानक कंबाइंड अटैक करती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, मगर धुआं हटते ही सब हैरान रह जाते हैं। टायरफिंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। अब बाजी संभालने के लिए बाई आगे बढ़ता है। दोनों के बीच एक टक्कर की लड़ाई शुरू होती है और बाई टायरफिंग को कड़ी टक्कर देता है। टायरफिंग मजे लेते हुए कहती है, तुम तो बड़े काम के निकले, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे गुलाम बन जाओ। धीरे धीरे अब टायरफिंग बाई पर भारी पड़ने लगती है और यहाँ एक पुराना राज पता चलता है। टायरफिंग का सामना किसी मर्द से होता है, उसकी पावर अपने आप डबल हो जाती है। इस खौफनाक ताकत की वजह से बाई बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चैंग तुरंत नोटिस करता है कि टायरफिंग के पास जो तलवार है वो कोई आम वेपन नहीं है। उससे मुकाबला करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जूसियन स्वॉर्ड स्क्वायर टेक्निक। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए 4 हेवन लेवल वॉरियर्स का
होना जरूरी था और टियानजुन हॉल के वॉरियर्स पहले ही जख्मी होकर ढेर हो चुके थे। टायरफिंग एक शैतानी हंसी के साथ कहती है, लगता है तुम सबका वक्त खत्म हो चुका है। उसके जिस्म से इतनी भयानक एनर्जी निकलने लगती है कि वहां मौजूद हर कोई उस प्रेशर से दबने लगता है। जिए हुआ को काफी बुरा लगता है कि वो इस मुश्किल घड़ी में किसी के काम नहीं आ पा रही। तभी मिस टीना के बाकी वेपन्स एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि जो वेपन्स एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वो अपनी पावर्स को एक दूसरे में एब्जॉर्ब या समा सकते हैं। वो तीनों जिए हुआ से कहते हैं कि वो उन्हें अपने अंदर जज्ब कर ले, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मास्टर को बचाना चाहते थे। एक एक करके वो तीनों जिए हुआ में समा जाते हैं। अगले ही पल जिए हुआ का पावर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और वो इवॉल्व होकर एक हेवन लेवल वेपन बन जाती है। ये देखकर चेंग के पिता के भी होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास 4 हेवन लेवल वेपन्स तैयार थे। चेंग बिना देर किए जूसियन स्क्वायर टेक्निक शुरू कर देता है। चारों तरफ से एनर्जी की एक पावरफुल वेव निकलती है जो पूरे मैदान को हिला देती है। टायरफिंग गरजते हुए कहती है, तुम्हें लगता है इससे मुझे हरा दोगे? चलो देख लेते हैं। आसमान में एक विशाल यानी ह्यूज फॉर्मेशन बनता है और वो सब मिलकर एक कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं। ये हमला सीधा टायरफिंग को लगता है और वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। अपनी हालत बिगड़ते देख वो चेंग के पिता को अपने पास बुलाती है और वो दोनों एक फॉरबिडन किस के जरिए एक खतरनाक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल से टायरफिंग की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो संभाली नहीं जा रही थी। टायरफिंग एक ऐसी एनर्जी बॉल तैयार करती है जिसे चेंग के पिता अपनी पावर से और भी ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। आसपास की हर चीज की स्पिरिट पावर खींचकर टायरफिंग के अंदर समा जाती है और वहां एक भयानक तूफान उठ खड़ा होता है। अगले ही पल एक धमाका होता है और सबकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। चेंग समझ जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये वही डायमेंशन है जहां वेपन समन होने से पहले कैद रहते हैं। टायरफिंग और चेंग के पिता आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि वो किसी अजीब और ताकतवर मैकेनिकल मॉन्स्टर या एक रोबोट टाइप फॉर्म में बदल जाते हैं। ये उनका हार्मनी इंस्टॉलेशन का सबसे खतरनाक रूप है। हालत बिगड़ते देख चेंग और बाई भी अपनी पूरी जान लगाकर हार्मनी इंस्टॉलेशन करते हैं, मगर दुश्मन हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारी कोई भी ताकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। चेंग और उस मॉन्स्टर नुमा पिता के बीच भयानक फाइट शुरू हो जाती है। चेंग जब हमला करने बढ़ता है तो वो उसे किसी खिलौने की तरह हवा में ही पकड़ लेते हैं। चेंग गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मैं अपनी जान दे दूंगा पर बाई को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। आपको अपना पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपने मासूमों को मारा, माँ को जख्मी किया और अब मुझे भी खत्म करना चाहते हैं। तभी हमें पास्ट का एक दर्दनाक सीन दिखाया जाता है। चेंग के पिता इस बात से पागल हो रहे थे कि उनका बेटा ईस्ट एम्परर टाई का रीइंकारनेशन है। टायरफिंग उनके कान भरती है, वो होली वेपन तुम्हारा होना चाहिए था, छीन लो उसे। चेंग की माँ अपने पति को रोकने की कोशिश करती हैं। वो उन्हें होश में लाने के लिए थप्पड़ तक मारती हैं और कहती हैं, चेंग आपका बेटा है, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो टायरफिंग के जादू में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपनी पत्नी भी दुश्मन नजर आने लगी। उन्होंने वही किया जो हमने पहले देखा था। वापस प्रेजेंट में चेंग अपने पिता को होश में लाने की आखिरी कोशिश करता है, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। वो होली वेपन मेरा है, तुम्हारा नहीं, और ये कहकर वो चेंग को दूर दे मारते हैं। वहीं मिस टीना भी जख्मी हालत में गिरी हुई है। असल में ये जगह शेंग यान आर्सेनल है, जहां कोई भी इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये जगह उनकी स्पिरिट पावर को निचोड़ लेती है। चेंग के पिता अब उस रहस्यमयी दरवाजे पोर्टल को खोलने लगते हैं, जिसकी वजह से बाई और बाकी वेपन्स की पावर खिंचकर उस दरवाजे के पार जाने लगती है। चेंग के पिता शेंग यान आर्सेनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए उनके पास ये डार्क पावर है। चेंग बुरी तरह फंस चुका है। अगर उसने बाई को अपने पिता के हवाले नहीं किया तो यहाँ मौजूद हर एक शख्स मारा जाएगा। पिता हंसते हुए कहते हैं, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे चेंग। चेंग अपने पिता के करीब आता है। उसकी आंखों में दर्द है पर इरादा मजबूत। वो बाई से कहता है, शायद मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इंसानी जज्बात महसूस करना सिखाऊंगा, पर अब वक्त खत्म हो रहा है। बाई एक हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, कोई बात नहीं चेंग, मैं खुश हूं कि तुमने मुझे फिर से ना छोड़ने का अपना वादा निभाया। तभी जख्मी होने के बावजूद मिस टीना, जन्लू और बाकी सब चैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। चैंग फैसला कर लेता है कि आज वो अपने पिता के इस जुनून को रोक कर ही दम लेगा। चैंग के पिता एक प्रलयकारी यानी डिस्ट्रक्टिव अटैक करते हैं, जिससे एक भयानक धमाका होता है, मगर चैंग अपनी पूरी जान लगाकर उस हमले को रोक लेता है। हालत देखकर जन्लू और टीना एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपनी बची कुची सारी स्पिरिट पावर चैंग को ट्रांसफर कर देते हैं। इस एनर्जी ट्रांसफर से एक जोरदार
ब्लास्ट होता है और धुआं हटते ही हम देखते हैं चैंग और बाई का एक नया बेहद डैशिंग और पावरफुल अवतार। अब शुरू होती है हीरो और विलन की असली और आखिरी जंग। चैंग अपने पिता के हर हमले को न सिर्फ रोकता है बल्कि उनके स्पीयर अटैक्स को एब्जॉर्ब करके उन्हीं पर पलटवार कर देता है। चैंग अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने पिता के कोर पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चैंग रोते हुए कहता है, माँ ने आप पर हमेशा यकीन किया पर आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। ये सुनते ही पिता के दिमाग से टायर फिंग का असर हटने लगता है। उन्हें वो पुराना वक्त याद आता है जब वो चैंग के साथ खेलते थे और एक खुशहाल परिवार हुआ करते रहे। इसी पश्चाताप के साथ चैंग के पिता दम तोड़ देते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो रहस्यमयी दरवाजा अब भी खुला था और सबकी स्पिरिट पावर खींच रहा था। चैंग उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाई उसे रोककर कहता है, अगर एक इंसान वहां गया तो उसका मरना तय है। चैंग कहता है, मेरे पिता कहते थे कि मैं टाई का रीइंकारनेशन हूं तो शायद मैं इसे बंद कर पाऊं। बाई मुस्कुराकर कहता है, लगता है मैं फिर से तुम्हारे साथ कोई पागलपन करने वाला हूं। दोनों अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। बाई को चैंग के अंदर अपना पुराना दोस्त टाई नजर आता है। बाई कहता है, इस बार मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं, मुझे कभी मत छोड़ना। एक तेज रोशनी पूरे स्क्रीन पर छा जाती है और अगले ही पल सीन बदलता है। हम देखते हैं टियानजुन हॉल का नज़ारा, जहां सभी लोग सही सलामत और जिंदा नजर आते हैं। जंग खत्म हो चुकी है और एक नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी है। एक भयानक जंग के बाद आखिरकार चैंग और बाई उस रहस्यमयी दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। सबकी जान बच जाती है और यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। स्टेडियम में उस कॉन्सर्ट के दौरान चैंग के पिता ने किसी की भी जान नहीं ली थी। वो सारे लोग सिर्फ बेहोश हुए थे और अब सब सही सलामत हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सिर्फ एक ही शख्स की कुर्बानी हुई और वो थे चैंग के पिता। उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया? इस सवाल का जवाब उनकी मौत के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को एक कुर्सी पर अकेला और खामोश बैठा हुआ देखते हैं। उसका परिवार बिखर चुका है पर वो हार नहीं मानता। तभी बाई उसे लेने के लिए वहां आता है। उनका बॉन्ड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिट वेपन्स की एक अनजान दुनिया की तरफ। हर तरफ पावरफुल ऑरा वाले लोग नजर आते हैं जो शायद खुद बड़े स्पिरिट वेपन्स हैं। तभी वहां एक रहस्यमयी शख्स दाखिल होता है और एक ऐसी बात कहता है जो सबके होश उड़ा देती है। तो ताई ने उस दुनिया में पुनर्जन्म यानी री इनकारनेट ले लिया है। इस बड़े सस्पेंस और नए सवाल के साथ इस कहानी का अंत होता है।